तो करंट अफेयर क्वेश्चन की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग फिर 25 क्वेश्चनों को देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित, जो एग्ज़ाम में बेहतर सवाल बन सकते हैं आपके लिए। तो देखिए, आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन हेतु सारे देश में न्यायाधीशों की नियुक्ति एक अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं से कराए जाने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? क्या भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीश धनखड़ द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, या भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा? ठीक है, तो इसमें ये जो सुझाव दिया गया है वो दिया है किसके द्वारा? तो जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा। ठीक है, ये दिया गया है कि जो भी क्या होगा कि जो न्यायिक सेवा है उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति जो हो वो अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा ही कराया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब जो द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करते हैं तो इनसे पूछे गए सवाल ये है कि ये किस जनजाति से संबंध रखती हैं? तो जनजाति कौन सी है? संथाल। ठीक है, संथाल जनजाति से संबंध ये रखती हैं। ठीक है, इनसे रखती हैं। और ये कहाँ की हैं, किस राज्य से ये बिलोंग करती हैं? तो वो राज्य कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उग्रम क्या है? एक असॉल्ट राइफल, कोस्ट गार्ड की एक टोही नाव, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एक छोटा युद्ध टैंक। तो देखो, ये आपका क्या है? एक असॉल्ट राइफल है। ठीक है, एक असॉल्ट राइफल है। और ये उग्रम का अगर निर्माण की बात करते हैं तो इसको DRDO ने बनाया है। DRDO ने इसको क्या है? बनाया है। DRDO ने इसको क्या किया है? बनाया। अब देखो, यहाँ पे DRDO का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डेवलपमेंट रिसर्च। ठीक है, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी बात करें तो इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ पे है? वो दिल्ली में है। वो कहाँ पे हो जाएगा? वो दिल्ली में हो जाएगा। और इसके इस समय जो अध्यक्ष की बात करते हैं वो है समीर V कामत। ये क्या है? इसके वर्तमान में अध्यक्ष। और पूछा जाता है कि इसकी स्थापना की अगर बात करें, स्थापना तो 1958 जनवरी 1958 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है DRDO का। तो DRDO का काम होता है कि रक्षा संबंधी जो उपकरण हैं, चाहे वो मिसाइल्स हो गई या अन्य प्रकार के राइफल्स हो गए या टैंक हो गए, तो इनका निर्माण खासकर ये करती है कौन? DRDO। ठीक है, कौन? DRDO द्वारा किया। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन अगला है कि प्रयास परियोजना निम्नलिखित में से किस निकाय की पहल है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रवासिता हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन, या राष्ट्रीय शैक्षणिक और प्रशिक्षण परिषद? यानी ये NCERT कह रहा है, ये UGC बोल रहा है। तो इसमें सही आंसर क्या है? तो ये है प्रवासिता हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। तो जो प्रवासी लोग होते हैं उनसे संबंधित ये क्या परियोजना है। अगला है भारत को जानो कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसकी पहल है? शिक्षा मंत्रालय की है, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय की है, विदेशी मामलों का मंत्रालय का है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत को जानो। ठीक है, भारत को जानो जो ये कार्यक्रम है ये शुरू किया है किसके द्वारा? तो विदेशी मामलों का जो मंत्रालय है उनके द्वारा शुरू किया गया है। और आपको पता है कि विदेश मंत्री वर्तमान समय में कौन है? तो S जयशंकर जी हैं। तो उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। श्री अन्य अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? बीकानेर में, हैदराबाद में, गांधीनगर या रायपुर में? तो इसकी स्थापना की जा रही है कहाँ पर? तो वो है हैदराबाद में। ठीक है, श्री अन्य अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो श्री अन्न की बात की गई है, श्री अन्न ये है मोटे अनाज। ठीक है, मोटे अनाज यानी मिलेट्स। मिलेट्स की बात करते हैं। मिलेट्स। ठीक है, मोटे अनाज। तो मोटे जो अनाज हैं उनसे संबंधित जो भी कह सकते हैं रिसर्च होगा वो हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा और वहाँ पे इसको
रिसर्च किया जाएगा। तो जो मोटे अनाज होते हैं जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, कोदो हो गया, राई हो गया, ठीक है, तो ये इनमें सब पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होती है। तो ये कहाँ पे स्थापित हो रहा है, हैदराबाद में स्थापित होगा, श्री अन्न अनुसंधान संस्थान। अगला है, भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किसका है। मतलब जो ऐसे तेल जो खाने योग्य होते हैं तो उसके उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान किन का है। क्या वो सरसों सोयाबीन का है, क्या बिनौला एवं चावल की भूसी का है, गिरी एवं तिल का है, या सूरजमुखी एवं कुसुम का है। तो जो सही आंसर है वो है कौन सा, सरसों एवं सोयाबीन। तो सरसों एवं सोयाबीन के जो तेल होते हैं ये सबसे ज़्यादा इनका कह सकते हैं कि योगदान है खाने वाले तेलों में, ठीक है। आप देखोगे कि सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है, आता है साल कि सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का कौन सा राज्य करता है, तो वो है कौन सा, मध्य प्रदेश। सरसों की बात करें तो सबसे अधिक सरसों की जो खेती आपकी होती है या उत्पादन होता है वो राज्य कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा, राजस्थान है। और हमने पढ़ा है कि सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे किसमें क्या होगा, यहाँ इसमें सर्वाधिक प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या होती है, जो दाल हैं, जो पल्सेस हैं, उनकी खेती होती है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, किस रचना से निम्नलिखित कथन संबंधित है। कानून उस व्यक्ति का आदेश है जिसका बोध आज्ञा पालन के तर्क में निहित है। डी सीवे, लेवियाथन, थर्ड लेटर ऑफ टॉलरेशन, रैशनल ऑफ एविडेंस। तो ये वक्तव्य है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो डी सीवे से, ठीक है, किस संबंधित है, डी सीवे से क्या है, संबंध रखता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ये डायरेक्ट ही आएंगे कि ये जो वक्तव्य है ये किसका है, तो डी सीवे की है। अगला देखिएगा, अगला है पूर्व की ओर देखो। पूर्व की ओर देखो की नीति किसकी सरकार के दौरान ग्रहण की गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव। तो देखो पूर्व की ओर देखो, तो ये किसके समय नीति लाई गई थी, नरसिम्हा राव की तरफ लाई गई थी। यानी कि इसमें सवाल ये आपको बनेगा कि जैसे कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है, जैसे आसियान कंट्रीज कहते हैं, तो भारत सरकार जो है ना उसने क्या किया था कि मतलब एक नीति लाई थी कि हम जो व्यापार को अगर बढ़ावा दें या व्यापार को अगर साझा करें तो वो सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम लोग पूर्व की ओर देखें, यानी कि पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना चाहिए, पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए। तो ये था आपका पूर्व की ओर देखो नीति, ठीक है। तो ये नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान ये नीति आई थी। अगला है कि महिला उद्यमिता विकास योजना किस मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो ये जो चल रहा है ये चल रहा है आपका किसके द्वारा, तो ये चल रहा है आपका, पहला है वो है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। कौन सा है, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। अब देखो जो पूर्वोत्तर की हम लोग बात करते हैं, इससे सवाल पूछा गया आपसे कि पूर्वोत्तर भारत की अब जब बात करेगा तो पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य शामिल हैं। कितने, 8 राज्य क्या हैं, शामिल हैं। 8 राज्य क्या हैं, शामिल हैं, ठीक है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों के राज्य में, या जैसे हम लोग 7 सिस्टर, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर, ठीक है, स्टेट बोलते हैं। तो 7 सिस्टर स्टेट में ध्यान रखिएगा कि सिक्किम शामिल नहीं है।
सिक्किम शामिल नहीं है। यानी आप देखोगे, अगर आप इसमें देखोगे कि पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आते हैं, तो पूर्वोत्तर भारत में कुल 8 राज्यों को मिला के बनता है पूर्वोत्तर भारत, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया बनता है। लेकिन उस 8 राज्य में से 7 राज्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर बोलते हैं, यानी कि 7 बहनों का राज्य कहते हैं। तो उन 7 राज्यों में कौन कौन शामिल होता है, तो उसमें आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश शामिल होगा, उसके अलावा नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है। ठीक है, तो ये 7 राज्यों को हम लोग 7 सिस्टर कहते हैं। तो 7 सिस्टर में आपका सिक्किम शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो 7 सिस्टर में आपका सिक्किम शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो सिक्किम को ध्यान रखिएगा, ये शामिल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अलवारो ने किस देश को व्यापक रूप से प्रभावित किया है? मेडागास्कर को, श्रीलंका को, मालदीव को, जापान को। ठीक है, तो ये प्रभावित किया है अलवारो किसको? मेडागास्कर को। ठीक है, तो देखो अलवारो जो है ये कहाँ पे आया है, तो ये चक्रवात जो आया है ये आया है आपका कहाँ पर, तो हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, क्योंकि हिंद महासागर में ही स्थित है कौन? मेडागास्कर। ठीक है, तो मेडागास्कर जो है ये अफ्रीकी क्या है? देश है। क्या है? अफ्रीकी क्या है? ये देश है मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर को पहले, या इसका पहला जो नाम था, ये कह सकते हैं इसका पुराना नाम, पुराना जो नाम है वो इसका नाम होता है क्या? मालागाशी, मालागाशी। तो मेडागास्कर को पहले हम लोग मालागासी कहते थे। ठीक है, मालागासी कहते थे। तो अलवारो चक्रवात कहाँ पे आया है, तो ये पूछा है, तो ये कहाँ आया? तो ये हिंद महासागर में आया है। और किस देश को प्रभावित किया है, कहाँ पे इसने तबाही मचाई है, तो वो कहाँ, कौन सा हो जाएगा? मेडागास्कर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए श्रीलंका की बात करते हैं। तो श्रीलंका में आपको एक मिलेगा, जिससे हम लोग ने बोला था, यहाँ पे एक जगह पड़ता है कैंडी। ठीक है, यहाँ पे एक जगह पड़ती है कौन सी? कैंडी। और कैंडी में क्या है, तो जो आपके महात्मा बुद्ध के दांतों का क्या अवशेष है। तो जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जो दांत हैं, उन दांतों का जो अवशेष है वो श्रीलंका के कैंडी शहर में है। ठीक है, कैंडी शहर में है। उसके अलावा देखिएगा, जो श्रीलंका से सवाल एक और भी बनता है कि श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा गंगा वैली, या महावैली भी कहते हैं, महावैली, ये नाम देते हैं इसे। ठीक है, श्रीलंका। उसके अतिरिक्त श्रीलंका में एक सवाल और भी बनता है आपसे कि श्रीलंका में जो आपका कोलंबो है, कोलंबो, ये श्रीलंका की क्या है? आर्थिक राजधानी है, आर्थिक राजधानी है। ठीक है, कोलंबो। जैसे हमारे यहाँ पे मुंबई जो है, मुंबई वो भारत की क्या है? आर्थिक राजधानी है। मुंबई जो है वो भारत की क्या है? आर्थिक राजधानी है। ठीक है, आर्थिक राजधानी है। लेकिन यहाँ पे जो जयवर्धने पूरे कोट्टे, ये श्रीलंका की क्या है? वो प्रशासनिक क्या है? प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैपिटल है। ठीक है, मालदीव आप आ जाते हैं, मालदीव की बात करते हैं। तो हमने पढ़ा है
जियोग्राफी में कि जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल, ये मिनी का है और मालदीव के बीच में है। ठीक है, मिनी का है और मालदीव के बीच में है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जापान को अगर बात करें तो इसे उगते हुए सूर्य व सुकुमार या राजकुमारों का देश कहते हैं। राजकुमारों का देश कहते हैं किसे? जापान को। ठीक है, तो जापान में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इस समय क्या है, वर्तमान समय में वहाँ पे वृद्ध जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी हॉल ही में किस भारतीय राज्य में शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। ठीक है, कैसा है? हिमालयन एयर सफारी हॉल जो शुरू किया गया है वो कहाँ शुरू किया गया है? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड मतलब कह सकते हैं कि देवों की भूमि उत्तराखंड में शुरू किया गया है। तो यहाँ पे देखो उत्तराखंड से थोड़ी अगर और बात कर ली जाए तो सवाल यहाँ पे एक सवाल खूब बनता करंट अफेयर का कि समान सिविल संहिता लाने वाला भारत का पहला राज्य है। भारत का पहला राज्य है, यानी कि अपने विधानसभा में ये पारित करने वाला, इस प्रकार का बिल पारित करने वाला, ये एक्ट बनाने वाला, ये क्या है? पहला आपका राज्य बन जाता है। ठीक है, गोवा में हालांकि समान सिविल संहिता लागू है, लेकिन वो ब्रिटिश काल में जो नियम बने हैं या जो भी है उसको फॉलो करते हैं। लेकिन अब देखा जाए कि अगर जो आप इस वर्तमान समय में तो उत्तराखंड की विधानसभा में समान सिविल संहिता को क्या किया है? उसको मंजूरी दे दी है। और समान सिविल संहिता आप देखेंगे तो जो आपका आर्टिकल है, जो आपका अनुच्छेद है, अनुच्छेद वो कौन सा है? 44। तो अनुच्छेद 44 में है समान सिविल संहिता। ठीक है, जो सभी धर्म के लिए क्या होगा? एक ही कानून होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद देखिएगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में आप देखेंगे तो हालांकि इसकी भी अब 2 राजधानियां बना दी गई थी। ठीक है, कुछ दिन पहले हमने देखा कि इसकी राजधानी ग्रीष्मकालीन कुछ और कर दी गई थी। ठीक है, ग्रीष्मकालीन कुछ और कर दी गई थी। तो उत्तराखंड में देखेंगे तो यहाँ पे पिथौरागढ़ जिले में यहाँ पर मिलेगा विंसर। ठीक है ना, विंसर के जंगल। ठीक है, बाकी पिथौरागढ़ में ही आप देखेंगे तो यहीं पे काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में है। किसके बीच में है? तो काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में है। तो ये काला पानी जो जगह है, ये पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक, कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़ में स्थित है। उसके बाद देखिएगा उत्तराखंड में उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है नंदा देवी। कौन सी है?
नंदा देवी। तो ये नंदा देवी है, नंगा पर्वत नहीं है, नंदा देवी है। और ये देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय उद्यान भी है नंदा देवी, ठीक है, क्या है, एक राष्ट्रीय उद्यान भी है नंदा देवी। चलिए अगला देखिएगा। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही है। किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? तबला दिवस, ठीक है, कब मनाने की घोषणा की इन लोगों ने? मंजूरी दिया है 25 दिसंबर को, ठीक है, तबला दिवस। तो क्या उत्तर प्रदेश ने ऐसी मंजूरी दी है? क्या बिहार ने दिया है? क्या मध्य प्रदेश ने दिया है? क्या राजस्थान ने दिया? तो सही आंसर इसमें क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने ये सजेशन दिया है कि 25 दिसंबर को क्या मनाया जाएगा? 25 दिसंबर को आपको तबला दिवस मनाया जाएगा, ठीक है, तबला दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ और भी देखेंगे कि जो तबले की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ लोग बड़ी फेमस नाम आता है तबला वादकों में, ठीक है। तबला वादक में नाम देखेंगे तो एक नाम आता है कौन सा? जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। तो एक बड़ा नाम आता है तबला वादक में, ठीक है। उसके अलावा दूसरा पंडित किशन महराज। ये कौन है? पंडित किशन महाराज। सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, ठीक है। तो ये आप देखेंगे तो ये सारे लोग आ जाते हैं इसमें। हमारा है कि अडोरा मैजिक सिटी किस देश का पहला घरेलू क्या है? क्रूज जहाज है, ठीक है। क्रूज जहाज जो होते हैं जो कि ये खासकर नदियों में या फिर कह सकते हो कि जो समुद्र वाले क्षेत्रों में किनारे वाले हिस्से पर हम लोग यातायात के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो वो होता है क्रूज जहाज, ठीक है। जैसे हम लोग देखो, अब देखो ये किसने लॉन्च किया है? क्या इसने जापान, श्रीलंका, चीन या फ्रांस? तो सही आंसर क्या है? चीन। तो चीन ने क्या किया? अरोरा, ठीक है, अडोरा, ठीक है, अडोरा मैजिक सिटी, ठीक है। ये क्या है? देश का पहला घरेलू क्रूज है। किसका? तो चीन का, ठीक है। किसका है? चीन का है, ठीक है। देखिए चीन की जो कैपिटल है वो कौन सी है? बीजिंग। कौन सी है? बीजिंग, ये, ठीक है। और इसकी अगर आर्थिक राजधानी की बात करें, चीन की जो आर्थिक कैपिटल है वो संघाई है, ठीक है। कौन सी है? संघाई है, ठीक है। तो चीन की जो आर्थिक राजधानी की बात करें वो कौन सी है? तो संघाई। कौन सी है? संघाई है, ठीक है। क्वेश्चन में लग रहा है कि कौन सी कंपनी बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन गहरे सागर परियोजना का संचालन कर रही है? ONGC, अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड या कोल इंडिया लिमिटेड? तो इसमें सही आंसर कौन सा है? ONGC, ठीक है। ONGC ऑयल नेचुरल, ठीक है ना, गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ये है। तो इसका कैसे ONGC की स्थापना अगर देखेंगे तो ये 1956 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में क्या इसका मुख्यालय? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन ये बहुत ही फेमस है, किसके लिए? तो कह सकते हैं कि खासकर वहाँ पे जो आपके पेट्रोलियम उत्पादन के लिए फेमस है। बाकी यहाँ पे कृषि भी अच्छे मात्रा में होती है, ठीक है। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। एक सवाल आपसे पूछेगा कि कृष्णा और गोदावरी के बीच, नदियों के बीच कौन सी एक झील है, ठीक है। तो देखिएगा, अगर आगे ऊपर देखिए, यहाँ पर नदी कौन सी है? गोदावरी, गोदावरी, और नीचे कौन है? कृष्णा, कृष्णा नदी। तो इसी के बीच में एक आपको झील मिल जाएगी, इसका नाम है कोलेरू झील, ठीक है। कौन सी? कोलेरू झील। और ये कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में होगी। और ये माना जाता है कि एशिया का, मतलब एशिया में
सबसे बड़ी क्या है, ये आर्द्र भूमि मानी जाती है। कौन सी? कोल्लरी झील, जो दलदली भूमि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पुस्तक व्हाइट भारत मैटर्स के लेखक कौन है? ठीक है, क्या है? व्हाइट भारत मैटर्स के लेखक कौन है? एस जयशंकर, नितिन गडकरी, शशि थरूर या पीयूष गोयल। सही आंसर क्या है इसमें? एस जयशंकर। तो ये हमारे वर्तमान में क्या है? विदेश मंत्री हैं। क्या है? विदेश मंत्री हैं। वर्तमान में ये क्या है? विदेश मंत्री हैं। कौन? एस जयशंकर। तो इनकी पुस्तक है। तो ये आप देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है कोई। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, व्हाइट भारत मैटर्स। ठीक है, इनकी है। बाकी शशि थरूर की बात करेंगे तो ये मतलब एक कांग्रेसी नेता हैं और एक अच्छे राइटर भी हैं। क्या? एक अच्छे राइटर भी हैं, एक अच्छे लेखक भी हैं शशि थरूर। ठीक है, नितिन गडकरी देखा जाए तो ये आपके सड़क मंत्री है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया गया है? क्या बनारस है? ठीक है, क्या आपका बनारस है, गोरखपुर है, कानपुर है, लखनऊ है? ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या आपका? बनारस है। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है ना बनारस में, ये ध्यान रखना कि ये शिव थीम पर आधारित है। शिव थीम पर क्या है? आधारित। ठीक है, ये क्या? शिव थीम पर क्या है? आधारित है। ठीक है, बाकी अगर कानपुर में देखेंगे, कानपुर में भी आपका जो ग्रीन फील्ड स्टेडियम आपको यही मिलेगा कानपुर में। ठीक है, और देखो बनारस से सवाल आपसे जो बनते हैं उनको आपको विशेष एक ध्यान देना है कि बनारस में आप देखेंगे तो एक जगह पड़ेगा कौन सा? सारनाथ। सारनाथ। तो सारनाथ में अगर हम देखते हैं यहाँ पे सारनाथ में, तो यहाँ पर एक धम्मेक स्तूप है। धम्मेक स्तूप है। फिर चौखंडी स्तूप है। चौखंडी स्तूप है और धर्म राज्य का स्तूप है। तो ये तीनों स्तूप कहाँ पे हैं? सारनाथ में ही आपको मिल जाते हैं। ठीक है, सारनाथ में मिल जाते हैं। फिर उसके बाद बनारस में ही कहते हैं तो यहाँ पर बड़ी ही फेमस आपका क्या है? भारत माता मंदिर है। भारत माता मंदिर, जिसमें गांधी जी ने 1936 में क्या किया था? उद्घाटन किया था। तो जो ये भारत माता मंदिर है, जो ये भारत माता मंदिर है, इसमें कोई मंदिर किसी की मूर्ति नहीं है। ये क्या है? अखंड भारत का एक क्या है? मानचित्र है। ठीक है, अखंड भारत का क्या है? मानचित्र है। ठीक, तो इसको आपको विशेष बनाना। गोरखपुर में देखिएगा, गोरखपुर में एक क्या है? एक धार्मिक पत्रिका यहाँ से निकलती है, कल्याण। ठीक है, कल्याण एक क्या निकलती है? धार्मिक पत्रिका निकलती है। कल्याण क्या? धार्मिक पत्रिका निकलती है गीता प्रेस द्वारा। गीता प्रेस से निकलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी लखनऊ में तो आप सब कुछ जानते ही हैं कि लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है। कानपुर आर्थिक राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बनारस की बात करें तो ये धार्मिक राजधानी है, उत्तर प्रदेश की भी और भारत की भी। उत्तर प्रदेश की भी और भारत की भी। कानपुर ये क्या? आर्थिक राजधानी है, यूपी की आर्थिक राजधानी। बाकी उत्तर भारत और यूपी का मैनचेस्टर हम लोग कहते ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में, यानी किस फाइनेंशियल ईयर में भारत में जीडीपी, ठीक है, कौन सा? जीडीपी, ठीक है, यानी कि ग्रॉस डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कैसे रही? नकारात्मक रही है। वृद्धि ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक वो तो हो गया कि नकारात्मक रही है। क्या 2018-19 में, क्या 19-20 में, क्या 20-21 में, क्या आपका 21-22 में? तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है कौन सा? 20 और 21। ठीक है,
कहाँ किस में, तो 20 और 21, ठीक है। 20 और 21 में क्या रही है, जीडीपी दर बहुत नीचे रही है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, इसे क्या कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस महिला पहलवान को राइजिंग, राइजिंग मतलब होता है उभरते हुए, ठीक है ना, राइजिंग मतलब हो गया उभरते हुए, उभरते हुए, ठीक है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 में नामित किया गया है। तमीरा मनीष, विनेश फोगाट, अमित पंघाल, साओरी थोशिवा। तो इसमें सही आंसर क्या है, अंतिम पंघाल। तो अंतिम पंघाल ये क्या है, पहलवान है, और ये किस स्टेट से इनका संबंध है, तो वो है हरियाणा, यानी कि HR हरियाणा, ठीक है। तो आपने देखा हरियाणा से बहुत सारे रेसलर पहलवान आपसे क्या हुए, वहाँ से संबंध रखते हैं, महिलाओं में भी और साथ साथ में पुरुषों में भी, ठीक है। तो अंतिम पंघाल जो है, अंतिम पंघाल ये क्या है, रेसलर हैं, कैसे, महिला रेसलर हैं, किस राज्य से संबंध रखती हैं, तो HR यानी कि हरियाणा से, ठीक है। विनेश फोगाट भी महिला रेसलर ही हैं, और ये भी इनका संबंध किससे है, हरियाणा राज्य से ही है, ठीक है, इससे हरियाणा राज्य से ही है। तो 2023 का मिला है इनको, ठीक है, अंतिम पंघाल को। तो एक अच्छा सवाल आप बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा, भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, चेन्नई, बेंगलुरु, गुरुग्राम या नई दिल्ली। ये क्या, 3D मतलब 3D यानी कि कह सकते हैं कि 3 डायमेंशन, ठीक है, कहता 3 डायमेंशन, ठीक है। तो 3D प्रिंटेड क्या है, डाकघर है। तो ये कहाँ उद्घाटन हुआ है इसका, तो बताएंगे ये आपको मिलेगा बेंगलुरु में। कहाँ मिलेगा, बेंगलुरु में, ठीक है, कहाँ मिलेगा, ये मिल जाएगा बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में ये पहला क्या होगा, 3D प्रिंटेड क्या होगा, डाकघर होगा बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु को हम लोग एक नाम देते हैं, सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं, सिलिकॉन सिटी कहते हैं, सिलिकॉन सिटी कहते हैं, ठीक है। वह साथ साथ में इसको हम लोग बगीचों का शहर कहते हैं, बगीचों का क्या बोलते हैं, शहर कहते हैं, ठीक है, बगीचों का शहर कहते हैं, ठीक है। बेंगलुरु में ही आप देखेंगे तो कैंपे गौड़ा, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में जब चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक आपको जो कह सकते हैं कि कुतुब मीनार परिसर है, ठीक है, कुतुब परिसर है, परिसर। अब देखो जो कुतुब परिसर है, इस कुतुब परिसर में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब पूरा क्या कुतुब परिसर है, उस कुतुब परिसर में क्या क्या चीज़ें स्थित हैं। क्योंकि एक बार आपसे सवाल पूछा गया था कि कुतुब परिसर में कौन सी चीज़ स्थित नहीं है, ठीक है। तो कुतुब परिसर में देखो क्या क्या है, कुतुब परिसर में इसमें कुतुब मीनार है, ठीक है, कुतुब मीनार है। फिर आपका कुव्वत उल मस्जिद, जो कि भारत में बनी पहली मस्जिद है, ठीक है, भारत में बनी पहली मस्जिद है, कुव्वत उल मस्जिद यहाँ पे है। फिर इसके बाद में मेहरौली का लौह स्तंभ है, लौह स्तंभ है, ठीक है। फिर इसके बाद में इल्तुतमिश का मकबरा है,
और इसके अलावा अलाई दरवाज़ा है, अलाई दरवाज़ा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो कुतुब परिसर है ना, कुतुब परिसर, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये 5 चीज़ें आपको मुख्यतः याद रखना पड़ेगा, ये 5 चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जो नई दिल्ली, इसको आप ये ध्यान रखना कि यहीं पर आपका क्या है, आपका जंतर मंतर है, जंतर मंतर। तो जंतर मंतर भारत में 5 जगह पे हैं। जंतर मंतर कितने भारत में 5 जगह पे हैं, जैसे मथुरा में है, उज्जैन में है, जयपुर में है, नई दिल्ली में है और बनारस में है। तो ऐसे कुल मिला के कितने जगहों पे हैं, 5 जगहों पे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा नई दिल्ली में देखेंगे तो यहीं पर आपको अब मिल जाएगा कैसा, लोटस या फिर कह सकते हैं अक्षरधाम मंदिर, ठीक है। कौन मिल जाएगा, अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, ठीक है, ये मिल जाएगा। नई दिल्ली में ही, नई दिल्ली के कह सकते हो कहाँ, तो जहानाबाद में क्या मिलेगा आपको, तो जामा मस्जिद मिल जाएगी। कहाँ, जामा मस्जिद मिल जाएगी, ठीक है। बाकी लाल किला तो नई दिल्ली में है ही, ठीक है। तो चेन्नई जो है, चेन्नई को पहले हम लोग क्या बोलते थे, मद्रास कहते थे। क्या कहते थे, मद्रास कहते थे। तो चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों द्वारा पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए किस तकनीकी का विकास किया गया है। अमृत, आरओ 35, जलज, बाराकुडा, ठीक है, बाराकुडा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ना विकसित किया है अमृत। अमृत क्या है, एक प्रकार की तकनीकी है। ये तकनीकी क्या काम करेगी कि जो जल है, जो पानी है, उसमें अगर जो आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा होती है या अन्य धातुओं की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसको क्या करेगा, वो हटा देगा, ठीक है, हटा देगा। तो अमृत। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपको और देखना है कि कौन कौन से ऐसे क्या हैं धातुओं के धातु हैं जिनके पानी में, जल में अधिकता होने से आपको रोग हो सकता है, ठीक है। तो देखिएगा यही डालते हैं कि जल में धातुओं के अधिकता से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो देखिए अगर जल में क्या हो जाए, पारा की अधिकता ज़्यादा हो जाए तो इससे मिनी माता रोग हो जाता है, मिनी माता रोग हो जाता है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो मिनी माता क्या है, मिनी माता एक खाड़ी है, क्या एक बे है, जिसको कहाँ, एक कहाँ पे है, तो वो जापान में है। कहाँ पे, वो जापान में है। और पहले ये रोग मछलियों में देखा गया, बाद में मछलियों को सेवन करने से ये रोग लोगों में भी फैल गया। पारा। इसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे आर्सेनिक, ठीक है, बात करेंगे आर्सेनिक। आर्सेनिक की मात्रा अधिकता होती है तो इससे क्या हो जाता है, ब्लैक फुट रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, ब्लैक फुट रोग हो जाएगा। और यदि अगर जल में कैडमियम की मात्रा हो जाए अधिक तो इससे इटाई रोग हो जाएगी, इटाई रोग। कौन सा होगा, इटाई रोग हो जाएगा। यदि अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए जल में, नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए जल में तो इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। कौन सा जगह, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये बच्चों में होता है खासकर। तो इसमें क्या होता है कि जब नाइट्रेट की मात्रा बच्चों में पहुंच जाती है तो उनका जो शरीर है वो नीला पड़ जाता है। तो ये अगर माँ इस दूषित जल का प्रयोग करती है
तो ये प्रभाव बच्चों में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, बच्चों में देखने के लिए मिलता है। तो कौन सी तकनीक है? अमृत, ठीक है, कौन सी है? अमृत। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे आर्सेनिक की मात्रा अगर बात करें तो आर्सेनिक की जो मात्रा है, ये देखा गया है कि आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज़्यादा जो पश्चिम बंगाल में जो जल है, तो पश्चिम बंगाल के जो जल पाया जाता है, चाहे भूमिगत हो चाहे अन्य प्रकार की स्रोत हो जल का, उसमें आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। चलिए अगला देखिएगा। अगला है कि भारत में पहली अमृत भारत रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किन 2 शहरों के बीच चलाई गई है? मुंबई पुणे, सूरत गांधीनगर, अयोध्या दरभंगा, नई दिल्ली या अयोध्या। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, यानी अयोध्या और दरभंगा। तो दरभंगा कहाँ पड़ता है? तो ये तो है बिहार में। कहाँ पे है दरभंगा? दरभंगा पड़ेगा आपका बिहार में पड़ता है। तो ये भारत की पहली क्या है? अमृत भारत रेलगाड़ी। कौन सी? अमृत भारत रेलगाड़ी है, ठीक है, अयोध्या और दरभंगा, ठीक है। तो अयोध्या दरभंगा के बीच में चलेगा, यानी यूपी और बिहार के बीच में, ठीक है, यूपी और बिहार के बीच में चलने वाली है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा। दिसंबर 2023 के अंत में आरबीआई के पास आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष लगभग कितनी थी? ठीक है, ये क्या है? आरक्षित यानी कि रिजर्व फॉरेन करेंसी, ठीक है, क्या होगा? रिजर्व जो फॉरेन करेंसी है वो कोष लगभग 2023 के लास्ट तक कितना था? क्या वो 550 अरब डॉलर था? क्या 575 अरब डॉलर था? कि 600 अरब डॉलर था? या फिर 625 डॉलर था? ठीक है, तो देखो इसमें से जो सही आंसर है वो है कौन? तो 625 अरब डॉलर, ठीक है, ये था आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आरबीआई आ गया, कौन सा आ गया? आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई। तो आरबीआई की अगर स्थापना की अगर बात करें, स्थापना तो ये किया गया था यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर, कमेटी के सिफारिश पर किया गया था। आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं, स्थापना जो इसका हुआ वो किया गया कब? तो 1 जुलाई 1935। जबकि आरबीआई एक्ट कब आया था इसका? तो एक्ट आया था 1934, ठीक है, 1934। तो जो आरबीआई है ये भारत का क्या है? केंद्रीय बैंक है। क्या है? केंद्रीय बैंक है। क्या है? केंद्रीय बैंक है, ठीक है, केंद्रीय बैंक है। वैसे तो आरबीआई देखा जाए तो आरबीआई जो है वो 4 देशों का केंद्रीय बैंक ये रह चुका है, ठीक है ना, 4 देशों का, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन 4 देशों का देखा जाए तो ये केंद्रीय बैंक रह चुका है। लेकिन वर्तमान में अभी किसका है? तो वर्तमान में तो केवल भारत का ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने शुष्क क्षेत्रों में जल संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवास के निकट वर्षा जल संचयन प्रणाली टाँका, ठीक है, वर्षा जल संचयन का क्या है? एक तरीका है, कौन सा? टाँका, ठीक है, टाँका को अपनाया है। यह देश के किस भाग में वर्षों से प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है कौन सा? पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। देखिए ये टाँका की ये टाँका क्या है? टाँका क्या होता है कि जो अब राजस्थान में वर्षा तो होती नहीं है, वर्षा होती नहीं है, तो अब जो जल है वो गर्मी ज़्यादा होती है, तो उसको वाष्पन ना हो और साथ साथ में क्या हो, वो जल हमेशा के लिए बना रहे, पीने योग्य बना रहे। या मान लो कभी वर्षा होती भी है तो उस जल को क्या कर लेंगे? संरक्षित कर लेंगे। तो क्या होता है कि राजस्थान में जो घर हैं, तो घरों में क्या होता है कि आंगन में वो एक टैंक बनाते हैं। क्या होता है? टैंक बनाते हैं, जिसमें वो लोग पानी को, बरसात का पानी को वो लोग क्या करते हैं? जमा कर लेते हैं और बाद में उसको प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। तो जो आंगन में जो टैंक बना होता है उस टैंक को ही टाँका कहते हैं राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में। तो ये टाँका ध्यान रखिएगा, ये टाँका क्या है? तो वो जल संचयन करने की एक क्या प्रणाली है जो कि कहाँ विकसित हुई है? पश्चिमी
राजस्थान में विकसित हुई है। ठीक है, तो अब जो राजस्थान में क्या होगा कि जब भी क्या होगा कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना से जो भी घर बनेंगे, तो उस घर में क्या होगा कि उसके आंगन में या उसके पड़ोस में कहीं भी क्या बनेगा, एक टांका बनेगा जिसमें जल का संरक्षण किया जा सकेगा। ठीक है, जैसे आपने राजस्थान में आप देखो बावड़ी भी देखेंगे, बावड़ी नहीं आप देखेंगे बावड़ी भी क्या होते हैं, ये भी जल संरक्षण करने का एक क्या है तरीका होता है, जिसमें आपने देखा कि इसमें उतरने के लिए अलग सीढ़ियाँ होती हैं बावड़ी के अंदर, और चढ़ने के लिए अलग से सीढ़ियाँ होती हैं। जैसे आपने खासकर रानी की वाव सुना है गुजरात में, तो रानी की वाव वो बावड़ी है। जैसे आप देखोगे अपने लखनऊ में जो इमामबाड़ा बना हुआ है, बड़ा इमामबाड़ा, तो इमामबाड़े के बगल में वहाँ पे बावड़ी बनी हुई है। बावड़ी मतलब एक प्रकार का कुआं होता है, लेकिन वो गहरा होता है, वो डायरेक्ट लिंक रहता है हमें नदियों से लिंक रहता है, या फिर उसमें जल का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो बावड़ी भी क्या है, जल संरक्षित करने का एक क्या है प्रणाली है, और टाका भी है। ठीक है, टाका भी है। ठीक है, वैसे बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में चश्मा भी होता है जो जल संरक्षण करने का एक विधि ही माना जाता है। ठीक है, तो उसके अलावा देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है आपका वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहर का खिताब ये 7वीं बार जीता है? कितनी बार? 7वीं बार जीता है, 7वीं बार जीता है। इंदौर, सूरत, चंडीगढ़, बेंगलोर। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है इंदौर। वैसे इस बार देखा जाएगा तो जो 2023 की बात करते हैं, 2023 में तो स्वच्छ शहरों की सूची में इंदौर और सूरत दोनों एक ही रैंक पे हैं, दोनों एक ही रैंक पे हैं, लेकिन यहाँ पर वो 7वीं बार पूछा है, तो 7वीं बार तो इंदौर रहा है। जब पहली बार स्वच्छता शहर की जो रैंक आई थी उसमें पहला रैंक जो था वो सूरत था, और सूरत के बाद से हमेशा कौन रहता शुरू कर दिया? इंदौर रहना शुरू कर दिया। तो 2023 में देखेंगे तो ये दोनों क्या एक ही स्थान पे है। तीसरे स्थान पे कौन है? तो नवी मुंबई है। ठीक है, नवी मुंबई है। और सबसे स्वच्छ शहर जो गंगा के किनारे बसा हुआ है वो कौन है? तो वो बनारस है। कौन है? बनारस है। जैसा आपने देखा कि 1 लाख से कम जनसंख्या में पहली रैंक किसकी है स्वच्छता के मामले में? तो वो सासवड़ एक शहर था, कहाँ का? महाराष्ट्र का, तो वो था। ठीक है, तो इंदौर। ठीक है, इंदौर। अब देखो इंदौर की थोड़ी सी हम लोग बात कर लें तो इंदौर में यहाँ पे एक है क्या? अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे है? तो ये इंदौर में ही है। ठीक है, इंदौर। उसके अलावा सूरत की बात करेंगे तो ये कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में हो जाएगा। उसके अलावा चंडीगढ़ देखेंगे तो यहाँ पे शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है चंडीगढ़ में। ठीक है, और बेंगलुरु में कौन सा एयरपोर्ट है? तो केम्पेगौड़ा। कौन सा है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। और जो केम्पेगौड़ा थे वो कर्नाटक यानी बेंगलुरु शहर के क्या थे? एक संस्थापक थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में आप देखेंगे तो इसको हम लोग सिलिकन सिटी भी इसे कहते हैं। साथ में क्या बोलेंगे? इसको हम लोग सिलिकन सिटी भी कहते हैं, और इसको हम लोग बगीचों का शहर भी कहते हैं। अब देखो जो बेंगलुरु जो शहर है वो एक क्या है? अच्छा, एक आप आएगा मैंगलुरु और बेंगलुरु, ये दो हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर तो अगर ये हिस्सा कौन सा है? कर्नाटक का मानते हैं कि ये हिस्सा इस तरीके से यहाँ पे कर्नाटक है। तो कर्नाटक में देखेंगे जो तटीय एरिया में, यानी इस अगर तटीय एरिया की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है मंगलुरु। ये, और आपको एक शहर यहाँ मिलेगा इस साइड में, इसका नाम है बेंगलुरु। क्या नाम है? बेंगलुरु। तो आप देखोगे जो तटीय एरिया में कौन है, यानी कि अरब सागर से लगा हुआ कौन सा है? तो वो है बेंगलुरु है। ठीक है, कौन सा? बेंगलुरु है। बेंगलुरु वो तटीय नहीं है, तटीय शहर नहीं है। ये सवाल पूछा गया। तो बेंगलुरु और बेंगलुरु दोनों कर्नाटक में है, दोनों कर्नाटक में है, लेकिन बेंगलुरु क्या है? वो भूमियों से घिरा हुआ है, यानी वो तट से नहीं लगा हुआ है, और जो बेंगलुरु है वो तट से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ों को ध्यान रखना था। तो आज के हमारे
कुल कितने थे, तो हमारे कुल क्वेश्चनों की संख्या थी 25, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर हो सकता है। तो इनको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करिएगा, और जो भी समस्या है या कुछ इसमें गलती दिख रही है तो आप एक ज़रूर बताएं हमें, उसकी सुधार उस पर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।